अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पिट्सबर्ग के बारे में। पिट्सबर्ग एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल वैसी है जैसी कि जमशेदपुर की इम्पोर्टेंस है इंडिया में। पिट्सबर्ग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पे पहली इंडस्ट्रीज़ बनी, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी कहलाती है। इसके कुछ लोकेशनल एडवांटेज है। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है, खासतौर पे कोल, ये लोकली अवेलेबल है, जबकि आयरन ओर लाया जाता है आयरन माइंस से। और ये आयरन माइंस कहाँ पे है? ये है मिनीसोटा में। मिनीसोटा एक ऐसी प्लेस है जो करीबन 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। तो इसको लाने में, यानी आयरन ओर को लाने में, दो तरह के ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। एक ट्रांसपोर्ट है शिपिंग ट्रांसपोर्ट और दूसरा है रेलवे नेटवर्क। सबसे पहले मिनीसोटा से शिप्स निकलते हैं रॉ ओर लेकर या आयरन ओर लेकर, और वो पहुंच जाते हैं पिट्सबर्ग के मेन पॉइंट पे, या हम कहेंगे जो इसके पेरिफेरीज है, आउटसाइड एरियाज है, वहाँ तक। फिर वहाँ से लेकर रेलवे नेटवर्क के ज़रिए ये पहुँचाया जाता है पिट्सबर्ग के एरिया में। तो इसका मतलब हुआ दो इम्पॉर्टेंट चीप और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जाते हैं। एक है रेलवे नेटवर्क और दूसरा है जिसको हम कहते हैं शिपिंग ट्रांसपोर्ट। शिपिंग ट्रांसपोर्ट फंक्शन करता है फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे के ज़रिए। इसके अलावा यहाँ पे इसके लोकेशनल फैक्टर्स में है 3 रिवर्स जो इसको वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी। इनमें रिवर ओहियो है, मोनाघीला है, एलिगेनी है। ये तीनों रिवर्स प्रोवाइड करते हैं वाटर सप्लाई पिट्सबर्ग को, और इसी वजह से जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती है उनमें कोई वाटर की प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें पिट्सबर्ग की अर्लीस्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो स्टील इंडस्ट्रीज़ थी या मशीन्स थी, वो दिखाई गई हैं। तो टुडे वेरी फ्यू ऑफ लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आज का पिट्सबर्ग है और 200 साल पुराना पिट्सबर्ग है, उसमें डिफरेंस नज़र आती है। एक डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पे बहुत कम स्टील मिल्स पाई जाती है, जबकि पहले पहले जो पहली इंडस्ट्रीज़ बनी यूएसए में वो पिट्सबर्ग में नज़र आई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जमशेदपुर में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्रिटेन में। तो इसके उस टाइम पे जो रीजंस थे वो यही थे कि जो रॉ मटेरियल था लोकली अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन अब चूंकि मॉडर्न एज है तो कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। So most of the new industries are located in the valleys of the Monongahela and the Allegheny rivers, and these rivers are above Pittsburgh and along the Ohio River below it. तो पिट्सबर्ग के नीचे, यानी पिट्सबर्ग की जो लोकेशन है उसके नीचे वाले एरिया में ओहियो रिवर है, जबकि ऊपर वाले हिस्से में मोनागीला और एलिगेनी रिवर्स है। अब जितनी भी मिल्स बनती है, स्टील मिल्स बनती है, इंडस्ट्रीज बनती है, वो ज़्यादातर बनती है मोनागीला और एलिगेनी रिवर्स के आसपास। तो पिट्सबर्ग का जो मेन एरिया कभी हुआ करता था जहाँ पे हब था इंडस्ट्रीज़ का, अब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। दूसरा, जो फिनिश्ड स्टील है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है लैंड रूट्स के ज़रिए भी और वाटर रूट्स के ज़रिए भी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे शिपिंग सिस्टम भी अच्छा खासा है और साथ में रेलवे नेटवर्क भी अच्छा खासा है। सो पिट्सबर्ग area has many factories other than steel mills. These use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. सिर्फ स्टील प्रोड्यूस करने वाली मिल्स नहीं है यहाँ पे, बल्कि बाकी भी कुछ है जो बना बनाया स्टील यूज़ करते हैं मशीन्स बनाने के लिए, या रेलवे इक्विपमेंट्स के लिए, या रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या शिप्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ पिट्सबर्ग में जितनी भी स्टील मिल्स है वो रॉ मटेरियल अब प्रोवाइड करती है बाकी इंडस्ट्रीज़ को। सो दीज आर फीडर इंडस्ट्रीज, दीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। So that's why most of these industries are advanced. They have advanced technology, they have advanced machines, and the old industries are lacking something, especially the technology, especially the quality and quantity of the product. So that's why most of the old mills have been left disuse. तो इस वजह से पिट्सबर्ग का जो मेन एरिया कभी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ में से एक है, बल्कि सबसे पुरानी इंडस्ट्री यही है।
यही वो इंडस्ट्री है जिसमें सबसे पहले मशीन्स यूज़ की गई इंस्टेड ऑफ ह्यूमन लेबर। तो पहला जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आया, खास तौर पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। एंड ओबियसली जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो सबसे पहले ब्रिटेन में आया। ब्रिटेन में ही क्यों आया? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम पे 18th सेंचुरी में यानी 1750s ऑनवर्ड्स ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी, ऑलमोस्ट 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैली हुई। तो 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैली हुई, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। वास्ट मार्केट था, रॉ मटेरियल भी पूरी एम्पायर में मौजूद था। इस वजह से जो प्रोडक्शन होती थी पहले वो कम होती थी हाथों से, ज़रूरत थी मशीन्स की, तो मशीन्स को इंस्टॉल किया और इस वजह से जो बाद में प्रोडक्शन हुई वो बहुत ज़्यादा हुई। हालांकि जो पहली इंडस्ट्रीज़ बनी वहाँ पे मशीन इंस्टॉल नहीं की गई, बल्कि पहले ह्यूमन बींग्स ही काम करते थे। वो तरीका अलग था। जैसे पहले जो टेक्सटाइल बनते थे वो हाथों से बनते थे, यूजुअली गांव में, कंट्री साइड में लोग पार्ट टाइम जॉब करते थे, पार्ट टाइम काम करते थे। जैसे गांव में रहने वाले जो किसान होते हैं, फार्मर्स, कल्टिवेटर्स, तो वो विंटर सीजन में, ऑफ सीजन में ये काम करते। लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगी टेक्सटाइल्स की तो ज़रूरत थी ज़्यादा प्रोडक्शन की। तो नतीजा क्या हुआ? जो मेन टाउन प्लेयर्स थे, जो इस ट्रेड में एंगेज्ड थे, जो टेक्सटाइल खरीदते बेचते थे, उन्होंने खास खास पे जो वीवर्स थे या जो गिनर्स थे या जो स्पिनर्स थे उन सबको एक जगह पे जमा किया और पहली इंडस्ट्रीज इस तरह से बनी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी वो इंडस्ट्रीज जिसमें लोग ज़्यादा काम करते थे। फिर भी जब मार्केट की डिमांड बढ़ती गई तो मशीन्स की ज़रूरत पड़ी, तो मशीन्स बन गई। तो मशीन्स जब बनने लगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई और मार्केट भी वास्ट हो गया। तो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसी वजह से ब्रिटेन में आया, फैलते 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 यूएसए में चला गया, यूएसए से एशिया, एशिया से अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली जर्मनी एंड इटली। तो खैर, कॉटन प्रोड्यूसिंग सिस्टम, कॉटन टेक्सटाइल सिस्टम ये काफ़ी पुराना है, हाथों से भी किया जाता था। खास तौर पे क्लॉथ्स बनाए जाते थे, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स ये यूज़ किए जाते थे फॉर मेकिंग क्लॉथ। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम यूजुअली डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 2 कैटेगरीज। एक वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो होती है जो नेचुरल फाइबर यूज़ करते हैं, जो नेचुरली प्रोवाइड होता है, चाहे एनिमल से, चाहे प्लांट से, चाहे फ्लैक्स से, चाहे फॉरेस्ट से। फॉर एग्जांपल वूल जो एनिमल से, सिल्क जो वर्म से, कॉटन जो प्लांट से, लेनिन जूट जो यूजुअली फॉरेस्ट एरिया से मिलता है या फिर प्रोड्यूस भी किया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। आज चूंकि टेक्नोलॉजिकल एज है, एडवांस्ड एज है, तो मैन मेड फाइबर्स भी पाए जाते हैं जिनमें नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्क्लिक एंड रेयॉन है। तो इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर रॉ मटेरियल, क्या वो नेचुरल यूज करते हैं या फिर मैन मेड। बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। आपके सामने एक मैप है, लेफ्ट साइड में यहां पे लिखा है टॉप 10 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये 2014-15 का मैप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न इंडिया है, या नॉर्थ वेस्ट है, या साउथ वेस्ट है, या फिर जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट पार्ट है, तो ये काफ़ी मशहूर है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो ओबैसली इंडस्ट्रीज़ भी इन्हीं रीजन्स में ज़्यादा है। दूसरी तरफ से आपके सामने और एक मैप है जिसमें 3 बड़ी इंडस्ट्रीज़ के नाम आए हैं, यानी 3 खास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जिनमें कॉटन टेक्सटाइल है, वुलन टेक्सटाइल है या फिर सिल्क टेक्सटाइल है। अगर कॉटन टेक्सटाइल देखना हो तो एक ब्लैक सर्कल आपको नज़र आएगा, यू कैन सी हेयर ब्लैक सर्कल। तो ब्लैक सर्कल देखेंगे तो कॉटन टेक्सटाइल है, स्क्वायर जो ब्लैक है वो आपको वुलन टेक्सटाइल दिखाएगा, जबकि क्रॉस आपको दिखाएगा सिल्क टेक्सटाइल्स। ऑलमोस्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये काफ़ी डेवलप्ड है, जबकि एक रीजन थोड़ा सा हमें पीछे नज़र आ रहा है, दैट इज़ साउथ ईस्ट, यानी जो दाएं साइड का आपको पार्ट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हिंदुस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पार्ट में। तो दोस्तों आज थोड़ा सा और जानेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। मैंने पहले भी कहा ये इंडस्ट्री सबसे ओल्डेस्ट है, पहला रिवोल्यूशन इसी में आया, पहली इंडस्ट्रीज़ यही बनने लगी, पुरानी जो छोटे छोटे यूनिट्स हुआ करते थे उनको कन्वर्ट किया गया बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही थी। तो 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया
तब तक हाथों से बनाए जाते थे कपड़े, उसमें कई सारे प्रोसेस होते थे जिनमें गिनिंग, सिपनिंग, वीविंग या पेंटिंग, प्रिंटिंग, तो ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाते थे। तब तक हैंडलूम्स होते थे, बाद में जो आ गए पावर लूम्स। तो पावर लूम्स 18th सेंचुरी में वो मशीन्स थी जो ऑपरेट की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ सम एनर्जी। तो इस वजह से पहली इंडस्ट्री जिसमें रेवोल्यूशन आया, दीज वर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओबेसली ब्रिटेन में आया, बाद में फैल गया पूरे वर्ल्ड में। आज की बात करेंगे तो इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए ये दुनिया के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स है कॉटन टेक्सटाइल्स के। आपके सामने वर्ल्ड मैप है, इसमें कॉटन के कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं, कॉटन की बॉल्स दिखाई गई है। तो जो कॉटन बॉल्स आपको बड़ी नज़र आती है ये बड़ी इंडस्ट्रीज को रिफ्लेक्ट करती है, जो छोटे छोटे हैं वो छोटे यूनिट्स को रिफ्लेक्ट करती है। चलते हैं लेफ्ट साइड की टॉप पे, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे आपको नज़र आएगा ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल के मामले में, ख़ास तौर पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज़्यादा हैं। साउथ अमेरिका की बात करें तो आपको साउथ ईस्ट वाला पार्ट नज़र आएगा, ये एडवांस्ड है कॉटन टेक्सटाइल्स में। यूरोप की बात करें तो आज भी काफ़ी मशहूर है, लेकिन उतना डेवलप्ड आज यूरोप नज़र नहीं आता जितना कि हुआ करता था। इसके कई रीज़न से बात करेंगे बाद में। अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ में इसके दो ही यूनिट्स नज़र आते हैं। एशिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी डेवलप्ड नज़र आता है चाइना और जापान के साथ। ऑस्ट्रेलिया में कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आती है, ये लेटेस्ट मैप है। तो इससे पता चलता है कि जहाँ पे रेवोल्यूशन आया, जहाँ पे पहली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी वो ब्रिटेन था, यानी यूरोप था। आज ये बिहाइंड क्यों है, आज ये पीछे क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जब ब्रिटिश एम्पायर वास्ट थी, 3 कॉन्टिनेंट्स पे रूल था, ये यूएस से भी, यानी जिसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका से, इंडिया से, चाइना से, एशिया के डिफरेंट पार्ट से ये रॉ मटेरियल खरीदते थे या रॉ मटेरियल लाते थे। बाद में उनको अपनी मशीन्स में डालते, फिर उनको टेक्सटाइल्स में कन्वर्ट करते, फिर इन्हीं एरियाज में वापस भेजते। अब जबकि ब्रिटिश एम्पायर भी टूट गई है, सारी कंट्रीज अब आज़ाद हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब ये अपनी मर्जी से कॉटन कहीं पे भी प्रोड्यूस नहीं करा सकते। अब ये ज़बरदस्ती कहीं से कॉटन खरीद नहीं सकते हैं। अब ये उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल परचेज करने के लिए। और दूसरी बात, अब उन तमाम कंट्रीज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ बन गई है जहाँ पे इनका रूल था। इसी वजह से यूरोप आज उतना एडवांस्ड नज़र नहीं आता, क्योंकि इनके पास उतना रॉ मटेरियल आज नहीं है जितना कि 18th सेंचुरी में हुआ करता था, बिकॉज ऑफ द लार्ज ब्रिटिश एम्पायर। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, कहाँ कहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज है। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल्स। बिफोर द ब्रिटिश रूल द इंडियन हैंड स्पिन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट इन यूरोप, नॉट ओनली इन यूरोप, इन एशिया एज वेल, इन सेंट्रल एशिया एज वेल। तो हिंदुस्तान के कॉटन टेक्सटाइल्स काफ़ी मशहूर थे, हैंडमेड थे। दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लोग इनको परचेज करते, खरीद लेते और फिर यूज़ करते। खास तौर पे मशहूर है ढाका, यानी बांग्लादेश के मुसलिन्स। मुसलिन हम बोलते हैं फाइन क्वालिटी क्लॉथ जो बनता था ढाका, आज के बांग्लादेश में। चिंटिज सबसे फाइन क्वालिटी क्लॉथ था जो बनता था मिजोरीपट्टनम में, यानी साउथ इंडिया में। कैलिकोज ये बनता था कलकत्ता में, ये भी फाइन क्वालिटी क्लॉथ था। गोल्ड रॉट कॉटन जो बुरहानपुर और सूरत में बनता था। आज के जो कुछ खास रीजन्स है उनमें वडोदरा भी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। तो तब भी ये इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट है। तब हैंडमेड क्लॉथ्स बनते थे, आज मशीन मेड क्लॉथ्स बनते हैं। हैंडमेड भी बनते हैं, लेकिन आज ज़्यादातर मशीन से काम लिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं तो उसमें हैंडमेड क्लॉथ्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्लॉथ्स बनती थी ढाका में, मिजोरीपट्टनम में, कलकत्ता में और बाकी जो स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आपके सामने सबसे पहली कैटेगरी है जो हमने बात की थी, मुसलिन्स ऑफ ढाका। ये ट्रेडिशनल मेथड था वो क्लॉथ बनाने का। ये दूसरी पिक्चर भी मुसलिन्स ऑफ ढाका है, जिसमें आप क्वालिटी, क्वांटिटी और जो हैंडमेड प्रोडक्शन है, हैंडमेड डिज़ाइनिंग है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा हमने बोला था जो दूसरी कैटेगरी थी मिजोरीपट्टनम की, चिंटज, ये वही क्लॉथ है। आप इनके डिज़ाइनर्स, क्वालिटी
और इनका जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं। ये भी चिंट्स की ही एक कैटेगरी है जिनमें फ्लोरल डिज़ाइन ज़्यादा बनाए जाते थे और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, स्पेशली इन यूरोप, खासतौर पे ब्रिटेन में। बात करेंगे इंग्लैंड की वीमेन जो इसको पहनने के लिए फ़ाइन भी पे करती थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे कैलिकोज एक्ट पास किया, तो कैलिकोज एक्ट पास किया गया तो हिंदुस्तान के मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल्स वर बेन्ड इन इंग्लैंड, बट स्टिल वीमेन यूज टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स because of their quality, because of their best, we can say, cloth. तो यह है कलकत्ता के कैलिकोज जो काफ़ी मशहूर थे, ख़ासतौर पे साड़ियाँ जो वीमेन पहनती थी और आज भी पहनती है। ये भी कलकत्ता के कैलिकोज है जो उस टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा वैल्यू रखते थे, सबसे ज़्यादा बेचे जाते थे। इनके फ्लोरल डिज़ाइनर्स, इनकी अच्छी क्वालिटी और इनकी ड्यूरेबिलिटी और इनकी जो प्यूरिफिकेशन थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, यानी ये बहुत प्योर समझे जाते थे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस किया डिफरेंट कॉटन क्लॉथ्स के बारे में जो प्रोड्यूस होते थे हिंदुस्तान में, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो ये प्रोडक्शन बाद में और ज़्यादा बढ़ गई जब यहाँ पे मशीन्स आने लगी, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं उनमें वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनमें पैसा भी बहुत लगता है और वो काफ़ी महंगे भी साबित होते हैं। तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी हिंदुस्तान की, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने लगी क्योंकि मशीन मेड क्लॉथ्स मार्केट में ज़्यादा आने लगे। जब ब्रिटिशर्स ने इन इंग्लैंड से या ब्रिटेन से जो क्लॉथ्स मशीन्स में बनती थी उनको यहाँ पे लाया, उनको यहाँ पे मार्केट में बेचा, तो हिंदुस्तान के अपने क्लॉथ्स, अपने प्रोडक्ट्स अब आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन में पीछे रहने लगे। नतीजा ये हुआ वेस्ट के ज़्यादा प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में बिकने लगे, जबकि इनके अपने प्रोडक्ट्स का मार्केट आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होने लगा। रीज़न था ये कि मशीन मेड क्लॉथ्स बहुत सस्ते थे और दूसरी उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तीसरा, ज़्यादातर पुअर लोग थे वही खरीद लेते थे। तो जो हैंडमेड क्लॉथ्स थे उनकी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी खासी होती थी, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, वो वक्त पे डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जांपल, हाथों से बनाने वाली चीज़ को कभी एक हफ्ता, एक महीना भी लगता है, जबकि मशीन में इस तरह के कहीं प्रोडक्ट्स एक ही दिन में तैयार होते हैं। तो इस वजह से मार्केट में जब फ्लड होने लगा उन चीज़ों का जो यूरोप से आने लगी, तो हिंदुस्तान का अपना मार्केट आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होने लगा। So it means that India lost its two markets. One market in Europe because of the Industrial Revolution, and second market in India itself because of the imports that were the imported cloth that was taken from Britain and was sold in the markets of India. तो फैब्रिक में चेंज आई, क्वालिटी में चेंज आई, डिज़ाइंस में चेंज आई, तो फिर भी मार्केट बना रहा ब्रिटिश गुड्स का बिकॉज ऑफ दियर चीपनेस। तो पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल बनी थी मुंबई में 1854 में। रीज़न ये है कि यहाँ का वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट है जिसकी वजह से कॉटन प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई चूंकि महाराष्ट्र में थे तो इस वजह से महाराष्ट्र एक बड़ा सा स्टेट है कर्नाटक और गुजरात के साथ, जो जिसके बॉर्डर्स थोड़े से मैच होते हैं, तो लेबर फोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही में गुजरात या मुंबई ये पोर्ट टाउन्स है, पोर्ट सिटीज़ है, यानी समंदर के किनारे पे हैं, तो आराम से शिपिंग के ज़रिए, शिप ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता था और सस्ता भी था। तो इसका मतलब ये हुआ क्लाइमेट ने सपोर्ट किया रॉ मटेरियल को, पोर्ट सिटीज़ होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि शिप्स काफ़ी अवेलेबल थे, सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, मशीन्स लाना ईजी हो गया, रॉ मटेरियल को या प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया, और स्किल्ड जो लेबरर्स थे इजीली अवेलेबल गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी और साथ में कर्नाटका में भी। तो इस वजह से मुंबई एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी नज़र आने लगी 1850s में। बाद में अहमदाबाद ने अपना प्लेस बनाया, लेकिन पहली जो फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल थी वो बनी थी मुंबई में 1854 में। बाद में यही इंडस्ट्रीज़ फैलने लगी महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी। हालांकि गुजरात आज काफ़ी एडवांस्ड है, आल्सो कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ बनने लगी। क्यों वेस्टर्न पार्ट में, यानी वेस्टर्न इंडिया में क्यों इंडस्ट्री ज़्यादा बनने लगी, इसके कुछ रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1,
जो वेस्टर्न पार्ट है हिंदुस्तान का, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने लेट रूल स्टार्ट किया, इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा नहीं हो पाई। जबकि बंगाल में पहले रूल स्टार्ट किया तो वो मोस्ट एक्सप्लॉयटेड रीजन बन गया। फिर बंगाल से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चले गए, और इस वजह से जो साउथ, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट था हिंदुस्तान का, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जल्दी आया, और इस वजह से वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो गई। दूसरी बात, जो वेस्टर्न पार्ट है यानी गुजरात या महाराष्ट्र या राजस्थान या कर्नाटका, ये सारे रीजन्स के लोग, यहाँ के जो मैक्सिमम ट्रेडर्स थे जिनका काम था परचेज करना और बाद में बेचना, यानी बाय एंड सेलिंग सिस्टम, वो काफ़ी मशहूर था, क्योंकि इनका बिजनेस होता था सेंट्रल एशिया के डिफरेंट पार्ट्स के साथ। क्योंकि समंदरी रास्ता था, इस वजह से ये ट्रेड करने में काफ़ी माहिर थे। फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ का मैं नाम बोलूँगा। गुजरातीज़ है, मरवारीज़ है, पारसीज़ है। तो गुजरातीज़ गुजरात से, मरवारीज़ महाराष्ट्र से, और इसी तरह से जो पारसीज़ थे, दे वर फ्रॉम बॉम्बे। तो ये काफ़ी पैसा कमा चुके थे और काफ़ी क्लोज भी थे यूरोपियन मार्केट के, क्योंकि ये डील करते थे इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो मशीन्स के बारे में इनको पहले पता चला, इंडस्ट्रीज़ के बारे में इनको पहले पता चला, इन्फॉर्मेशन इनके पास अच्छी खासी थी, पैसा ये कमा चुके थे, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और पहली इंडस्ट्रीज़ इन्होंने वेस्टर्न पार्ट में स्टार्ट की। साथ में फेवरेबल क्लाइमेट, जिसकी वजह से कॉटन प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है वेस्टर्न पार्ट में। स्किल्ड लेबरर्स जो लोकली अवेलेबल है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में और राजस्थान में भी। तो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले स्टार्ट हो गई वेस्टर्न पार्ट में और बाद में पहुंच गई डिफरेंट पार्ट्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो और भी कुछ फैक्टर्स है, कभी ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने देखा महाराष्ट्र, गुजरात और मुंबई जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, और यहाँ पे पहली इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई। तो आज की बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन इज अ प्योर एंड नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो दिस इंडस्ट्री हैज़ सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उस टाइम पे लोकेशनल फैक्टर्स मैटर करते थे, डिसाइड करते थे कहाँ पे इंडस्ट्रीज बनानी है। लेकिन आज चूंकि बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी है, ह्यूमिडिटी क्रिएट की जा सकती है, कॉटन कहीं पे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और इंडस्ट्री भी कहीं पे भी बनाई जा सकती है, क्योंकि पानी की सप्लाई भी प्रोवाइड की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मशीन्स कहीं से भी लाए जा सकते हैं, इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आज़ादी से पहले जो इंडस्ट्रीज़ बनी वो लोकेशन के हिसाब से बनी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत, ये भी इंडस्ट्रियल रीजन्स बनने लगे। तो अब तक हमने जाना किस तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई, मुंबई में कैसे बनी। तो अब चलते हैं अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सबरमती। पहली मिल यहाँ पे बनी थी 1859 में। रहे थे तो फिर से एक बार बता दूं मैं, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है और गुजरात साबरमती आश्रम जो गांधी जी का था वो काफ़ी मशहूर है गुजरात में। तो साबरमती रिवर के पास ही वो आश्रम भी बना है। और आपको याद होगा गांधी जी का जो फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा जो काम था वो था चरखा चलाना, और चरखा वो चलाते थे कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको आप खादी कहते हैं। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि ये एक सिंबल था प्रोड्यूस करने का कॉटन टेक्सटाइल्स। तो बहुत से फॉलोवर्स गांधी जी के थे जिन्होंने इसी अहमदाबाद में अपनी अपनी मिल्स बनाई, चाहे अपने कंट्री के लिए या चाहे बिजनेस के लिए। इसका ये भी एक फैक्टर था कि गांधी जी ने जो नारा दिया था कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने का, खादी प्रोड्यूस करने का, यूज़ करने का, तो ये सब देखकर भी हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया और अपनी टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पे बनाई। तो इस तरह से ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बनी मुंबई के बाद। लेकिन आज की बात करें तो आज इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर की बात करेंगे तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसमें सबसे पहले 3 बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनी। एक सिटी का नाम था मैनचेस्टर, दूसरी का नाम था लैंकेशायर और तीसरी का नाम था लीड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी उस टाइम की। तो जो इम्पोर्टेंस मैनचेस्टर की थी ब्रिटेन में, वही इम्पोर्टेंस अहमदाबाद की है इंडिया में। यानी जो भी प्रोडक्शन होती थी वो सबसे ज़्यादा मैनचेस्टर में होती थी। बिल्कुल आज जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है वो अहमदाबाद में होती है। सबसे बड़ा मार्केट था मैनचेस्टर का ब्रिटेन के लिए,
और आज सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट है अहमदाबाद का हिंदुस्तान के लिए। तो ये एक हम कहेंगे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, फ्रेज यूज़ किया जाता है दैट अहमदाबाद इज़ देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। हालांकि मैनचेस्टर कोई और इंडस्ट्रियल सिटी है, किसी और कंट्री की है, इंग्लैंड की है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि अहमदाबाद भी हिंदुस्तान की मैनचेस्टर है। यानी जो इंपॉर्टेंस मैनचेस्टर की ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, वही इंपॉर्टेंस है अहमदाबाद की हिंदुस्तान में। तो अहमदाबाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, यहाँ पे और ज़्यादा मिल्स बनने लगी। अब इसके कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे। यहाँ पे अच्छा खासा क्लाइमेट है, लोकली जो रॉ मटेरियल है वो लोकली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। स्किल्ड लेबरर्स अवेलेबल है तीन स्टेट्स में, जो कि मैंने पहले भी बोला, जिसमें कर्नाटका, जिसमें गुजरात अब खुद भी है, और साथ ही जिसमें महाराष्ट्र और राजस्थान है। तो ये काफ़ी क्लोज है, दैट्स वाई जो लेबरर्स आते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। मैप आपको दिखाया गया है, इसमें इंडस्ट्रियल रीजन्स फिर से एक बार दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें गुजरात का नाम भी है। तो इसी तरह से राइट साइड में जो 11.17 है इंडस्ट्रियल रीजन्स, यहाँ पे भी आपको गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन्स में से दिखाया गया है। मुंबई पुणे के बाद दूसरे नंबर पे अहमदाबाद दिखाया गया है। तो अच्छा खासा क्लाइमेट है स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए गुजरात में, खासतौर पे अहमदाबाद में। रॉ मटेरियल खासतौर पे इजीली अवेलेबल है, फ्लैट लैंड है जहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। तो मिल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई खास प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स है गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ से स्किल्ड जो काम करने वाले लेबरर्स आते हैं, या सेमी स्किल्ड जिनको थोड़ा सा काम आता है वो काम करने के लिए आते हैं, यानी लेबर फोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, बिजनेस के एतबार से भी अहमदाबाद काफ़ी मशहूर है, क्योंकि यहाँ एंशंट टाइम्स से लोग ट्रेड करते थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा था जो उनने इन्वेस्ट किया। तो आज रोड कनेक्टिविटी अच्छी खासी है, रेलवे नेटवर्क अच्छा खासा है, इस वजह से भी कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ना ही इंपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही एक्सपोर्ट्स में। मशीन्स अच्छे से इंस्टॉल की गई है, और इस तरह से कॉटन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। लेकिन कुछ सालों में देखा गया है कि अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स है वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ बनाई गई है, टेक्सटाइल मिल्स बनाई गई है, उनमें सबसे पुरानी मशीन्स है जिनमें किसी तरह की रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है, और जो नई इंडस्ट्रीज़ बन रही है उनमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड मशीन्स है। इस वजह से पुरानी इंडस्ट्रीज़, पुरानी टेक्सटाइल मिल्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि अब वो अच्छी क्वालिटी के क्लॉथ्स आज के डिज़ाइन के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके लिए नई मिल्स बनाई गई हैं जिनकी इम्पोर्टेंस आज ज़्यादा है, जिनका मार्केट वैल्यू भी अच्छा खासा है, और जिनका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अहमदाबाद में जो पुरानी मिल्स है अब आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होने लगी है, जबकि नई मिल्स बनने लगी है, और उनका वैल्यू या उनका मार्केट या उनकी प्रोडक्शन या उनकी जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हमारे पास है ओसाका। ओसाका को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओसाका में भी कुछ डेवलपमेंटल फैक्टर्स है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, बिल्कुल अहमदाबाद की तरह। यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा जो प्लेन एरिया है वो मिलेगा कोई भी इंडस्ट्री बनाने के लिए। ओसाका में पहले पहले जो बनी थी वो कॉटन मिल्स बनी थी, लेकिन ग्रेजुअली इसमें भी शिफ्ट आया, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे लोकली अवेलेबल है रॉ मटेरियल, लोकली प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ का रिवर है योदो, जो अच्छा खासा वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है ओसाका को, और इस वजह से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। लेबर इजीली अवेलेबल है, और साथ में इसका अच्छा खासा मार्केट। देखेंगे कैसे? तो लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स। ज़्यादातर ओसाका में जो टेक्सटाइल क्लॉथ्स बनते हैं वो यूजुअली वो उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज, दूसरे पार्ट से, जबकि एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होता है यहाँ का, और उसके लिए इसका मार्केट भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। आपके सामने जापान का एक नक्शा है जिसमें आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, और साथ में जो 3 बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ है यहाँ पे, जैसे कोबी है, कोयोटो है, या फिर ओसाका है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जापान जो भी प्रोड्यूस करता है वो उन रीजन्स को एक्सपोर्ट किया जाता है जहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स ज़्यादा नहीं है।
नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, इनके बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं की कि यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स हैं या नहीं है। ओबेसली हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितने की ज़रूरत है। इसका मतलब जापान के लिए अच्छा मार्केट है, नॉर्थ कोरिया भी, साउथ कोरिया भी, रशिया भी और अपना मार्केट भी। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये इंपोर्ट कर सकता है रॉ कॉटन नॉर्थ कोरिया से भी, रशिया से भी और साउथ कोरिया से भी। दूसरे मैप में आप देख सकते हैं टोक्यो, जो कि कैपिटल सिटी है जापान की, साथ में ओसाका, और ओसाका की काफ़ी क्लोज रिलेशन है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के साथ, साथ ही में रशिया भी। तो अच्छा खासा ट्रेड होता है, जिसको हम कहते हैं सी बॉर्न ट्रेड, समंदरी ट्रेड। एक साइड से पैसिफिक ओशन, दूसरी साइड से सी ऑफ जापान है, और तीसरी साइड से येलो सी है, और चौथी साइड से ईस्ट चाइना सी है, यानी चाइना भी इसका मार्केट हो सकता है। तो कहाँ कहाँ से ओसाका लाता है अपना रॉ मटेरियल, इंपोर्ट कहाँ से करता है? इजिप्ट से करता है यानी मिस्र, इंडिया से करता है, चाइना से करता है और यूएसए से करता है। तो फिनिशड प्रोडक्ट भी उन्हीं एरियाज़ को बेचे जाते हैं जिनके पास टेक्सटाइल मिल्स यूजुअली नहीं है, या फिर जिनकी प्रोडक्शन कम होती है। इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, तो उनका प्राइस भी लो हो जाता है। क्वालिटी अच्छी, प्राइस लो, मार्केट बड़ा, इंपोर्ट लोकली अवेलेबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से जो भी टेक्सटाइल सिटीज़ या टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पे बनी हैं, वो काफ़ी मशहूर है ओसाका में। अब चूंकि टेक्सटाइल मिल्स के अलावा और भी कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या मिल्स बनने लगी है, जिनमें आयरन और स्टील की मिल्स इंपॉर्टेंट है, मशीनरी है, शिप बिल्डिंग है, ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, तो ये भी अब वहाँ पे फंक्शन करने लगी। अब ओसाका सिर्फ टेक्सटाइल्स के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि इन प्रोडक्ट्स के लिए भी काफ़ी मशहूर है, जिनमें मशीनरी या आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर सीमेंट। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया। आने वाले दिनों में हम आपके लिए और एक चैप्टर लाएंगे, तो जो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी, उन नोटिफिकेशंस को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहे वीडियोस, अपने कमेंट्स ज़रूर दिए, ताकि हम भी इनमें और इम्प्रूवमेंट लाएं और आप तक अच्छे से अच्छे वीडियोस इन्फॉर्मेशन के साथ लाएं। होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।